हम लोगों ने जो कल की क्लास की थी उसमें माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। मैंने तुम्हें ये बताया था कि हम लोगों की जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न क्यों नेसेसरी है कि कल को अगर तुम्हारी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी ऑर्गन में कुछ डैमेज आ गया है ना, कहीं की स्किन आपकी निकल विकल गई, राइट। अच्छा, तो ऐसे में वहाँ पर वापस से सेल्स आ जाते हैं ताकि आपकी वो स्किन क्या हो जाए, आपकी रिकवर हो जाए। डन। तो सेल डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ तो हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिवीज़न होता है दैट इज़ नोन एज माइटोसिस। क्या होता है वो डिवीज़न? माइटोसिस। मतलब माइटोसिस से आपकी बॉडी की रिपेयर, आपकी बॉडी की, ठीक है, ग्रोथ, ये सारी चीज़ एकदम प्रॉपरली हो रही थी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जब माइटोसिस से ये सारी की सारी चीज़ें बराबर तरीके से चल रही थी तो हमें एक दूसरे प्रकार के सेल डिवीज़न यानी कि मियोसिस, इसकी नीड क्यों पड़ी? ठीक है, जब सब कुछ एकदम परफेक्ट था, सब कुछ एकदम क्लीन चल रहा था, कोई टेंशन की बात नहीं थी, है ना। अच्छा, तो इसमें मुझे एक बात बताओ, हमें मियोसिस की नीड पड़ी क्यों? तो देखो, मियोसिस की नीड को समझते हैं बट उसके लिए माइटोसिस के कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे अगर आपके पास क्या होता है, एक सेल होता है, तो एक जो सेल होता है ना उसके पास क्या होते हैं, उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो एक सेल होता है उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, माइटोसिस। अब जब वो पेरेंट सेल टूट जाता है और अपने 2 डॉटर सेल्स बनाता है, कल हमने पढ़ा था माइटोसिस से 2 सेल्स बनती हैं, राइट। हमने पढ़ा था कि माइटोसिस से 2 सेल्स बनती हैं। तो ऐसे में जो नई सेल बनेगी उसमें भी क्या होंगे? 46 और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें भी क्या होते हैं? बराबर ये क्या होते हैं आपके, उसमें भी 46 बराबर और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। अब होता ये है कि इमेजिन करो अगर हमको कल को कोई जायगोट बनाना है। अब देखो, इसीलिए मैंने तुम लोगों को पहले रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया कि आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए कि जायगोट वगैरह क्या होता है, तभी आप मियोसिस वाली चीज़ को समझ पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि अच्छा जायगोट क्या है क्या नहीं है, तो आप वो कैसे पढ़ाई लिखाई करोगे? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जायगोट हम लोगों को बनाना पड़ता है क्योंकि वही जायगोट आगे जाके बेबी में कन्वर्ट होता है। जायगोट कैसे बनता है? आप ये कह सकते हो कि मैडम स्पर्म्स जो होते हैं यानी कि मेल सेक्स सेल और जो ओवा होती है यानी कि फीमेल सेक्स सेल, ये दोनों कंबाइन होते होंगे, है ना। ये दोनों कंबाइन होते हैं और जायगोट बनते हैं। एक बार के लिए आप बस इमेजिन करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ सही में रियलिटी में होती है, बस एक बार इमेजिन करो। लेट, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट, कि लेट करते हैं कि जो स्पर्म है, ठीक है, मान के चलो स्पर्म, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया कि सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। मैंने यही बताया ना कि आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस हिसाब से स्पर्म भी तो एक सेल ही है, तो मैडम फिर तो स्पर्म के पास 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। और ओवा भी एक सेल है तो ओवा के पास भी 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि जायगोट स्पर्म और ओवा के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो एक नया सेल है। तो फिर तो मैडम जो नया सेल आएगा उसमें तो फिर 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 46 + 46, है ना। उसमें तो कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, बराबर। अच्छा, चलो मान के चलते हैं लेट हो भी गए, मतलब वो जो जायगोट बना, ठीक है, मम्मी पापा के 46 क्रोमोसोम्स को लेकर मान के चलते हैं कि उसके पास 92 क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, मान के चलते हैं 92 क्रोमोसोम्स हो गए। अब एक बात बताओ, वो जायगोट आफ्टर 9 मंथ्स एक बेबी में कन्वर्ट होगा। बेबी अब हो सकता है वो मेल हो सकता है वो फीमेल हो, ठीक है। फिर वही बेबी आगे जाके अडल्ट होगा, है ना। अच्छा, ऐसा ही दुनिया में एक दूसरा बेबी भी कहीं होगा। लेट्स से मान के चलते हैं एक दूसरा बेबी भी होगा, ये अडल्ट 1, और मान लेते हैं जो दूसरे मम्मी पापा हैं, एक और पेयर, उन मम्मी पापा का भी एक बेबी हुआ और उनका लड़का बड़ा होके बन गया अडल्ट 2।
तो अब हमारे पास मान लेते हैं पहले मम्मी पापा से फीमेल बनी विथ 92 क्रोमोसोम्स, और अडल्ट 2 जो बना वो मेल था, वो भी 92 क्रोमोसोम। अब ये दोनों फीमेल मेल ने डिसाइड किया कि इनको भी बेबी चाहिए। तो अब क्या होगा, अगेन इस फीमेल की ओवा आएगी कि लो मेरी ओवा रखो, मेल बोलेगा कि मेरे स्पर्म्स आप रखिए। फिर ये दोनों डिसीजन लेंगे कि अच्छा ओवा और स्पर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, एक बेबी मिल जाएगा। लेकिन अब तुम एक बात बताओ, जो अभी अपनी ओवा दे रही है, जो फीमेल अपनी ओवा अभी दे रही है, दैट इज अडल्ट 1, वो अडल्ट 1 जब बेबी थी, जब वो अडल्ट 1 का जायगोट था, वो उसके पास कितने जायगोट, उसके पास कितने क्रोमोसोम्स थे, उसके पास तो 92 क्रोमोसोम्स थे। और जो अडल्ट 2 था उसके पास भी 92 क्रोमोसोम्स थे। तो ऐसे केस में अब जो उनका बेबी होगा, दोनों 92 वालों का, अब तो बेबी के पास 184 क्रोमोसोम्स हो जाने चाहिए, बराबर। तो इसका मतलब अगर हम माइटोसिस या फिर क्या हूँ मैं, एक नॉर्मल सेल कॉम्बिनेशन वाली प्रोसेस के थ्रू जाऊँ, तो ऐसे में आप ये देखोगे कि क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी तो इंक्रीज होती जा रही है ना। विथ, अगर मान लेते हैं हम ये सोचेंगे कि विथ ईच, ठीक है, जब जब आप लोगों के जायगोट बनेगा, विथ ईच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब जब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जब जब दो लोगों के अलग अलग सेल्स कंबाइन होंगे, राइट, विथ ईच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर मैं कहूँ कि मेल और फीमेल का जो सेल कॉम्बिनेशन होता है, उस सेल कॉम्बिनेशन के दौरान तो हमें एक दिक्कत आ रही है कि हर बार जब जब सेल कंबाइन होगा तो क्रोमोसोम्स की संख्या तो बढ़ती ही जाएगी, है ना, क्रोमोसोम्स की संख्या तो बढ़ती ही जाएगी। तो हम ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और पहली बात ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है, हमारे हाथ में तो है नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात ऐसा होता भी नहीं है, डन। अगर मान लेते हैं अभी एक नया नया बच्चा पैदा हुआ है, उस नए नए बच्चे के पास जाके चेक करोगे कि उसके पास कितने क्रोमोसोम्स है, तो यू वोंट फाइंड 92, तुम तो 46 ही देखोगे, तुम तो 46 क्रोमोसोम्स ही देखोगे, ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि क्यों भैया वो बच्चे के इसमें 46 क्रोमोसोम्स क्यों होंगे? जब मम्मी पापा के सेल कंबाइन हुए तो 46 आपका 92 होना चाहिए, ठीक है, बराबर। 46 ये तो 92 होना चाहिए, ठीक है, ये तो 92 होना चाहिए, तो ये 46 ही क्यों है? मतलब ज़रूर उस दौरान, ठीक है, ज़रूर उस दौरान कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से वो चीज़ 92 नहीं हुई है। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल मैथ्स यूज़ करें तो क्रोमोसोम्स इंक्रीज होने चाहिए, बट अगर नया नया जो बेबी पैदा हुआ है, अगर आप उसके बॉडी में भी जाके चेक करोगे कि उसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो आप देखोगे उसके पास भी क्रोमोसोम्स 46 है। यानी कि ये पर्टिकुलर चीज़ ये समझाती है कि जो क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी होती है, मम्मी से पापा और बच्चे दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो बेबी बनता है, उसमें जब आता है, फिर जब वो बेबी खुद मम्मी पापा से एक और नया बेबी बनाना चाहता है, तो क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी चेंज नहीं होती, क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी चेंज नहीं होती, वो क्वांटिटी फिक्स रहती है। बट नाउ आवर क्वेश्चन इज वाई, क्यों क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी फिक्स रहती है? और दूसरी बात, हाउ, कैसे ये क्वांटिटी फिक्स रहती है? क्योंकि ऐसे में तो कंबाइन अगर हो रहा है तो 92 तो होना चाहिए। तो किसी महान इंसान ने बोला कि यार देखना, ये ऐसा हो रहा होगा ज़रूर कि जो फीमेल के जो स्पर्म्स होते, मेल के जो स्पर्म्स होते हैं ना, उन स्पर्म्स के पास ना 46 क्रोमोसोम्स ही नहीं है। एक महापुरुष ने ये चीज़ कही, महापुरुष, महाऔरत, जो भी आप लगाओ, एक महान इंसान ने ये चीज़ कही कि जो स्पर्म्स होते हैं, उन स्पर्म्स के पास 46 क्रोमोसोम्स ही नहीं है। उस महान इंसान ने ये कहा कि वो जो ओवा होती है उसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स नहीं है, दोनों के पास 23 है और ओवा के पास भी 23 है, सच दैट जब दोनों का बेबी बनता है, यानी कि मैं कहूँ जब दोनों से मिलकर एक जायगोट बनता है, तो वो जायगोट के अंदर, अब आप देख लो 23 + 23 कितना हो जाएगा, 23 + 23 हो गया, लो 46। इसीलिए जब वो बेबी पैदा होता है तो आपको उसके अंदर क्या दिखते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। वो महान इंसान ने ये कहा। तो ये वाई का हमको रीज़न मिल गया, कि क्यों एक जायगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्यों जायगोट के अंदर 46 होते हैं, क्योंकि उसको बनाने वाले
ठीक है, बराबर उसको बनाने वाले जो मम्मी पापा के, बराबर जो मम्मी पापा के क्या थे, जो मम्मी पापा के स्पर्म्स थे और ओवा थे, वो स्पर्म्स और ओवा क्या हो चुके हैं, वो स्पर्म्स और ओवा 23 क्रोमोसोम्स लाए हैं। इसीलिए जब वही स्पर्म्स और वही ओवा कंबाइन होकर जायगोट बना रहे हैं, तो इसीलिए उस पर्टिकुलर ठीक है जायगोट के अंदर आपको सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ कितने मिल रहे हैं, 46, क्योंकि मम्मी पापा के पास ही 23 यानी कि जब भी जायगोट बनता है तो ये बात तो कंफर्म है कि जायगोट बनने के वक्त क्रोमोसोम्स ऐड होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्रोमोसोम्स ऐड होते हैं भैया, इसमें तो कोई दो राहें नहीं है, क्रोमोसोम्स ऐड होंगे और मम्मी के पास भी 23, पापा के पास भी 23, सो बेबी यानी कि जायगोट के पास कितने बोलिए 46। लेकिन अभी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप अगर मेरी पूरे के पूरे मेरे कोई भी बॉडी पार्ट्स उठा लो, मेरे बाल, मेरे नाखून है ना, मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरा स्टमक, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर मैं पूछूंगी तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। बराबर, पूरे बॉडी पार्ट्स के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बताओ वो क्या होते हैं, वो होते हैं 46। तो एक बात बताइए, फिर वो स्पर्म्स, ये जो स्पर्म्स थे और ये जो ओवा थी, इन दोनों के पास 23 कैसे आ गया, ये यहाँ पे 23 कैसे हो गया, जब पूरी की पूरी बॉडी के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जो स्पर्म्स हैं और ये जो ओवा है, इन लोगों के पास कैसे, नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि जब पूरी बॉडी के पास 46 है तो स्पर्म्स के पास और ओवा के पास भी तो कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए, बट इनके पास 23 कैसे हैं, 23 है, इसमें तो कोई डाउट मत रखना। क्योंकि अगर उनके पास 23 नहीं होते तो बेबी के पास फिर 92 हो जाते, लेकिन बेबी के पास तो 92 नहीं है, बेबी के पास तो 46 है, इसका मतलब ज़रूर स्पर्म्स और ओवा के पास 23 रहेंगे। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा ही होता है। अब क्यों होता है उसका रीज़न हम समझेंगे, बट ऐसा ही होता है। ठीक है, इसका रीज़न हम बिल्कुल समझ लेंगे अभी आज की क्लास में, बट क्यों का रीज़न समझने से पहले ऐसा ही होता है। आपके बॉडी के कोई भी आप बॉडी पार्ट्स उठा लीजिए, हर बॉडी पार्ट्स के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट आपके जो ये होते हैं ना स्पर्म्स और ओवा, दैट इज रिप्रोडक्टिव सेल्स, इन रिप्रोडक्टिव सेल्स लोगों के पास 46 नहीं होते, इन लोगों के पास कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इन लोगों के पास कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। इसीलिए जो बेबी होता है उसके पास कितने होते हैं, 46, क्योंकि 23 ऐड करोगे तो 46 हो रहा है मम्मी पापा का मिलाकर। ठीक है, मम्मी पापा का मिलाकर। तो जो माइटोसिस आपने कल पढ़ा था, जो माइटोसिस आपने कल पढ़ा था, वो माइटोसिस जो कि आपने कल पढ़ा था, वो माइटोसिस पता है क्या कहता था, आपके कल का पढ़ा हुआ माइटोसिस ये कहता था कि अगर मेरे पास एक पेरेंट सेल है, अगर मेरे पास एक पेरेंट सेल है और अगर वो पेरेंट सेल जो है उसके पास मान के चलिए 2x क्रोमोसोम्स है, यूजुअली 2n लिखते हैं बट मैं 2x लिख रही हूँ, मैथ्स वाले लोग अच्छा लगता है x लिखना, है ना, बुक्स में आप इसको लिखा पाएंगे 2n क्रोमोसोम्स, बट मैं लिख रही हूँ 2x। तो ये मान के चलते हैं पेरेंट है और इस पेरेंट ने आगे जाके कर ली माइटोसिस। अगर इस पेरेंट ने आगे जाके माइटोसिस कर ली है तो ऑब्वियसली इससे डॉटर्स निकली होंगी बाहर, है ना, यहाँ से डॉटर्स आई होंगी बाहर। बराबर, कल की क्लास में हमने पढ़ा है। तो ये होती है डॉटर नंबर 1 और ये होती है डॉटर नंबर 2। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। यही तो पढ़े थे हम कल की क्लास में कि माइटोसिस में एक सेल जो होता है वो टूट के 2 सेल बना लेता है। तो माइटोसिस कहता है कि अगर मेरे पास 2x क्रोमोसोम्स है, 2x क्रोमोसोम्स का मतलब बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो 2x क्रोमोसोम्स का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम्स अगर मेरी बॉडी में थे, तो जब मैं अपने आप से टूट जाऊंगा, जब मैं टूट कर 2 डॉटर सेल्स बनाऊंगा, तो उस वक्त जो मेरी डॉटर सेल्स होंगी उनके अंदर में भी 2x क्रोमोसोम्स और 2x क्रोमोसोम्स ही होंगे। यानी कि माइटोसिस में एक सेल जब टूट कर क्या करता है, अपनी डॉटर सेल्स बनाता है। तो डॉटर सेल्स में ऐसा नहीं होता कि एक डॉटर सेल को 23 दे दिया, एक डॉटर सेल को 23 दे दिया, ऐसा नहीं होता।
ठीक है, क्योंकि फिर तो ऐसे में तुम खुद सोचो, फिर जब वो 23 वाली, अगर ऐसा होता तो फिर जब वो 23 वाली आगे और फर्दर टूटती तो एक के पास 12.5, दूसरे बार 12.5, फिर 12.5 बार 12.5 और टूट के 6.5 या 6.25, उतनी एग्जैक्ट मैथ्स नहीं कर रही हूँ मैं, क्या ऐसा हो जाता? इसका मतलब जब माइटोसिस होता है तो माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो चेंज नहीं होती। मैडम अगर माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स की संख्या चेंज नहीं होती तो फिर वो स्पर्म्स के पास 23 कैसे आए, है ना? स्पर्म्स के पास 23 कैसे आए? आप अपनी बॉडी के कोई भी सेल्स निकाल के देख लो। अभी फिलहाल अपनी स्किन जो है, अपनी स्किन का एक सेल निकाल के रखो और अपनी स्किन का 4 महीने बाद एक और सेल निकाल के रखो। ऑब्वियसली 4 महीने बाद नए सेल्स आ गए होंगे तुम्हारी बॉडी में। दोनों के क्रोमोसोम्स की संख्या चेक करो, दोनों में 46 होंगे। यानी कि इससे ये पता चलता है कि क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी, यानी कि जब सेल डिवाइड होता है तो डिवाइड होने से क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मतलब कम नहीं होते, वो उतने के उतने ही मेंटेन होते हैं। तो फिर आखिर स्पर्म्स के पास 23 कैसे आए, ओवा के पास 23 कैसे आए? कई लोग या कई स्टूडेंट्स इसको ऐसा समझते हैं कि अच्छा माइटोसिस के दौरान 46 का 23 हो गया होगा, इसीलिए वहाँ पे 23 आए। तो अगर 46 का 23 हुआ होगा तो फिर 23 का और फर्दर डिवीजन क्यों नहीं हुआ? 23 का तो फिर तो और भी फर्दर डिवीजन होना चाहिए था। अगर 46 से 23 हो सकता है तो 23 से फर्दर भी तो डिवाइड होना चाहिए। ऐसा है क्या कि 23 पे आके रुक गई गाड़ी? ऐसा नहीं है। मतलब माइटोसिस में आप लोगों के क्रोमोसोम्स की संख्या कभी भी चेंज नहीं होती। इसका मतलब है ना, इसका मतलब ये, मतलब माइटोसिस में जो, अगर मैं बोलूँ क्रोमोसोम का जो नंबर है, क्रोमोसोम्स का जो नंबर रहता है, तो आप उसमें जवाब दोगे मैडम वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब स्पर्म्स और ओवा में, इसका मतलब स्पर्म्स में एंड ओवा में कुछ अलग हो रहा है। इसका मतलब स्पर्म्स और ओवा में कुछ अलग हो रहा है, समथिंग डिफरेंट। जैसे सीआईडी में नहीं होता कुछ तो गड़बड़ है, वैसे ही समथिंग डिफरेंट। माइटोसिस तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर माइटोसिस होता तो वो वाली चीज़ क्या होती? वो अगर माइटोसिस होता तो बच्चे के अंदर 92 क्रोमोसोम्स आ जाते, है ना? माइटोसिस तो नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर अब क्या करें? कुछ अलग हो रहा है। तो ये जो कुछ अलग होता है ना, इसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। इसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। यही पर्टिकुलर, ठीक है, यही पर्टिकुलर सेल डिवीजन क्या कहलाता है? मियोसिस कहलाता है। और ये मियोसिस वाला फिनोमेना आपको सिर्फ और सिर्फ मेल के टेस्टिस में देखने को मिलेगा और फीमेल के ओवा में देखने को मिलेगा। बाकी पूरी बॉडी में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे 2 जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पे देखने को मिलेगा। जो फीमेल की जो बॉडी होती है, उस फीमेल की बॉडी में जो प्राइमरी ओसाइट्स होती हैं, इसीलिए समझो मैंने क्यों तुमको रिप्रोडक्शन चैप्टर पहले पढ़ाया, क्योंकि ओवा, स्पर्म, जाइगोट, ओसाइट, ये सारे वर्ड्स तुम्हें समझ में आए इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाते वक्त। अदरवाइज कैसा है, सीक्वेंस तुम्हारी बुक में थोड़ा सा आगे पीछे है ना? अगर आपको सेल डिवीजन नहीं आता तो उससे चैप्टर 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अगर आपको चैप्टर 3 नहीं आता तो आपको चैप्टर 2 पे आपका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। आपको जब पता ही नहीं होगा कि ये क्या स्पर्म्स है, क्या ओवा है, क्या जाइगोट है, तो कैसे समझेगा ये वाला पार्ट, राइट? तो इसका मतलब प्राइमरी ओसाइट्स जो होती हैं, प्राइमरी ओसाइट्स क्या होती हैं? ये मेयोसिस करती हैं। ये प्राइमरी ओसाइट्स क्या करती हैं? मेयोसिस करती हैं। और मेयोसिस करने के बाद क्या बनाती हैं? ओवा। ठीक है, क्या बनाती हैं? ओवा बनाती हैं। और ये जो आपके स्पर्म्स होते हैं, अब वैसे तो प्राइमरी स्पर्म्स नहीं बोलते उनको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स। मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी क्या करता है? मियोसिस करता है, और मियोसिस करके क्या बनाता है? स्पर्म। और जो ओवा बनती है, उस ओवा के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो स्पर्म बनता है उसके पास भी 23 होते हैं। ठीक है, उसके पास भी 23। और जो प्राइमरी ओसाइट्स थे, इनके पास 46 होते हैं, और स्पर्मेटोसाइट्स के पास भी 46 होते हैं। इसका मतलब पूरी बॉडी के अंदर ये मियोसिस वाली जो प्रोसेस है, ये कुछ स्पेशल जगहों पर ही हो रही है, थ्रू आउट द बॉडी नहीं हो रही। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी ये नहीं हो रही है, ये सिर्फ कुछ स्पेशल जगहों पर ही होती है। अब हमको ये समझना है कि ये कैसे होती है। ठीक है, क्यों होती है और क्यों एक इंसान, देखो क्यों होती है ये वाली बातचीत, और कैसे होती है ये वाली बातचीत तब अराइज होती है। ये क्वेश्चन तब दिमाग में आता है
जब हम कुछ पता कर पाए। जैसे मान के चलिए अगर आपने कुछ नया डिस्कवर किया है, या फिर मान लेते हैं किसी साइंटिस्ट को कुछ नई चीज मिल गई है, तभी वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, है ना, कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा, ये सब तब पूछता है वो। लेकिन जब तक कुछ नया मिला ही नहीं है, कोई ये सब सवाल पूछता ही नहीं है। जब कुछ हो जाता है धमाका, तब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, अच्छा ऐसा हुआ था क्या, अच्छा वैसा हुआ था क्या। तो एक्चुअल में उनको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा ना कि यार ये तो ऐड करने पे 92 होना चाहिए, 92 नहीं मिल रहा है, तो 92 क्यों नहीं मिल रहा है। यहीं से ये पूरी मियोसिस की कहानी क्या हुई, शुरू हुई। अब हमें ये मियोसिस पढ़ना है। अब अगेन मैं बता दूं, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में मियोसिस के से प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से 3 4 6 ठोक डायग्राम्स हैं। थ्योरी के नाम पर कुछ नहीं है मियोसिस का, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके पढ़ लेते हैं ताकि वो डायग्राम्स में क्या हो रहा है वो तुमको समझ में आए। अब अगर मैं मियोसिस की सेल साइकिल के बारे में बात करूँ तो देखिए, चाहे आप मियोसिस करवाइए या चाहे आप माइटोसिस करवाइए, हमेशा कोई भी सेल साइकिल 2 पार्ट्स में तो ऑलवेज टूटेगी, ऑलवेज टूटेगी। जो पहली साइकिल होगी उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में इंटरफेस। और जो हमारी कल की क्लास थी, उस कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इंटरफेस का मतलब होता है तैयारी वाला फेज, प्रिपरेशन फेज। बताया था कि नहीं बताया था कि इंटरफेस का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन टाइम। जैसे मान लेते हैं आपको कोई पर्टिकुलर खाने की डिश बनानी है, तो उस खाने के डिश को बनाने से पहले आप कुछ प्रिपरेशन टाइम लेंगे ना, सब्जी वब्जी मार्केट से खरीद के लाएंगे, जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें लग रहे हैं आप वो खरीद के लाएंगे, ठीक है, कुछ काट पीट करनी होगी, सब्जी उबालनी होगी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू आप वो सब करोगे। तो वैसे ही अगर कोई भी सेल चाहे माइटोसिस कर रहा हो, चाहे वो स्पेशलाइज सेल मियोसिस कर रहा हो, उसको ज़रूरी होता है प्रिपरेशन करना। क्या प्रिपरेशन करते हैं मैंने कल की क्लास में डिटेल में बताया, तो अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिख दे रही हूँ, ये रेप्लिका क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं रेप्लिका क्रिएट, ये कल की क्लास में डिस्कशन हो चुका है। ये रेप्लिका क्रिएट करते हैं, हर चीज़ को ये डबल करते हैं। अपने डीएनए को डबल करते हैं, अपने न्यू माइटोकॉन्ड्रिया को डबल करते हैं, अपने न्यूक्लियस नॉट न्यूक्लियस, ठीक है, उसके अलावा सेंट्रियोसोम्स को डबल करते हैं। इवन हर सेल ऑर्गेनल्स को ये लोग क्या करते हैं, डबल करने का काम करते हैं, ताकि आगे जाके जब बंटवारा हो तो दोनों भाइयों को, दोनों बहनों को, दोनों भाई बहनों को सब कुछ बराबर 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 मिलना चाहिए, राइट। इसीलिए ये लोग इंटरफेस करते हैं। और ये प्रिपरेशन टाइमिंग 95% होता है, मतलब 24 घंटे में एक साइकिल खत्म हो जाती है, तो 23 आवर्स कम से कम प्रिपरेशन ही चलती रहती है। सोचो, प्रिपरेशन ही चलती रहती है। खैर, उसके बाद जब ये इंटरफेस खत्म हो जाता है, जब पूरी प्रिपरेशन आपकी क्या कहते हैं खत्म हो जाती है, उसके बाद शुरू होता है एम फेज, है ना। जब आप 2 साल 1 साल पूरे अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर लेते हो, फिर जाकर देकर आते हो मुश्किल से 3 घंटे का एग्जाम। तो वैसे ही पहले जो आपका सेल है वो पूरी तैयारी कर लेता है, पूरी तैयारी कर लेता है, और पूरी तैयारी करने के बाद फिर वो एंट्री लेता है एम फेज में। अब देखो, कल हम जब माइटोसिस पढ़ रहे थे, है ना, तब भी मैडम आपने यही सब बताया था। तो फिर माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस ही क्या है, समझाते हैं। देखो, तो एम फेज का मतलब होता है एक्चुअल डिवीजन टाइम, मतलब एक्चुअली वहाँ पे सेल अब डिवाइड होने वाला है। जब तक सेल इंटरफेज में था तब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा था, बट अब जब वो एम फेज में आ गया है तब वो एक्चुअली डिवाइड होने वाला है। लेकिन अब जब वो डिवाइड होने वाला है ना, तो यहाँ पर आता है सबसे बड़ा टर्न, ट्विस्ट, ठीक है, क्लाइमैक्स आ गया मूवी का। कल की क्लास में एम फेज के लगते बराबर मैंने क्या कहा था, 2 प्रोसेसेस होती हैं, कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस, खत्म, बराबर। अब यहाँ पे 2 प्रोसेसेस होती हैं। बोलोगे मैडम ये भी तो कल होती थी, तो ना बाबा ना, आज थोड़ा सा डिफरेंस है। आज डिफरेंस ये है कि आज एम फेज 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, ठीक है, आज एम फेज 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। उस 2 पार्ट्स के क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, उस 2 पार्ट के क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं मियोसिस 1, ठीक है, और दूसरे फेज को हम लोग कहते हैं मियोसिस 2। जैसे कोई मूवी नहीं आती है धूम पार्ट 1, धूम पार्ट 2, लाइक दैट, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2।
अच्छा, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे 2 बार मियोसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, 2 बार मियोसिस होता है। अब जब मियोसिस पहले कौन होगा, देखो पहले इंटरफेज होता है, इंटरफेज के बाद मियोसिस 1 होता है ना। पहले इंटरफेज होता है और उसके बाद मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 के खत्म होने के बाद मियोसिस 2 शुरू होता है और फिर मियोसिस 2 जब खत्म हो जाता है तब सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब बेसिकली पूरी की पूरी सेल की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। अब मैडम मियोसिस 1 को भी क्या फर्दर क्लासीफाई करने वाले हैं, तो मैं बोलूँगी यस, मियोसिस 1 को अगेन 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि कल हमने किया था। पहला बोलो क्या होता है, सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। मैंने बताया था ना, सेल के डिवीजन के 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस का बंटवारा होता है और दूसरी बार हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है। और कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि इन लोगों के स्पेशल नेम होते हैं। अगर साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो रहा है देन इट विल बी नोन एज साइटोकिनेसिस, और अगर न्यूक्लियस का हो रहा है देन इट विल बी नोन एज कार्योकिनेसिस, है ना। तो यहाँ पे ये होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ये बात मानते हो, सबसे पहले क्या डिवाइड होता है मैम, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। कल मैंने बताया था कि जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस की डिवीजन को कितनी स्टेप्स लगती हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन को टोटल कितनी स्टेप्स लगती हैं, 4 स्टेप्स लगती हैं। बताए थे तुमको, बताओ पहला क्या होता है। पहला नाम बताया था प्रोफेज, पहला क्या बताया था, प्रोफेज। फिर क्या बताया था, मेटाफेज, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद बताया था एनाफेज, यही था ना, हाँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, खैर एनाफेज। और उसके बाद क्या बताया था आप लोगों का, एक टेलोफेज। ये टोटल 4 बताई थी मैंने, बता बराबर। अब यहाँ पे एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब मियोसिस होता है तो मियोसिस वाली इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो ये प्रोफेज होता है, इस पर्टिकुलर प्रोफेज के भी अभी टोटल कितने टुकड़े होते हैं, 5 टुकड़े होते हैं। टोटल कितने टुकड़े होते हैं, 5। आपको नहीं खैर पढ़ना है ये पांचों, आपकी बुक में इन 5 के नाम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। जब आप 12th में आओगे ना तब ये डिस्कशन है, जब आप 12th में आओगे तब ये डिस्कशन है। अभी आपकी बुक में इसका कोई डिस्कशन नहीं, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। टोटल 5। अब मैं सीक्वेंस बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैं सीक्वेंस बता रही हूँ, ध्यान से सुनना कि किसके बाद क्या होता है, ताकि तुम दूसरों को समझा सको। इवन जब तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे तब तुम्हें ये पता चलेगा कि जो ये इंटरफेज होता है ना, इस इंटरफेज के भी और 3 पार्ट्स होते हैं। तो खैर वो सब मैंने बताया नहीं क्योंकि इंटरफेज सिलेबस में भी नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हुआ इंटरफेज। इंटरफेज जैसे ही खत्म होता है मियोसिस 1 शुरू हो जाती है। अब मियोसिस 1 जब शुरू होती है तो मियोसिस 1 में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है कि पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अब न्यूक्लियस के डिवीजन के दौरान क्या न्यूक्लियस के डिवाइड होने की चारों स्टेप्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, क्या चारों एक साथ होती हैं क्या? ऑब्वियस है कि चारों प्रोसेस एक साथ तो नहीं होंगी, सीक्वेंशियली होंगी ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो सबसे पहले कौन सी होती है? तो सबसे पहले होती है प्रोफेज 1। इसको नाम देते हैं प्रोफेज 1। क्यों इसको नाम दिया प्रोफेज 1? क्योंकि मियोसिस 1 के अंतर्गत पढ़ रहे हो। अब प्रोफेज शुरू हो गई। अब जब प्रोफेज शुरू होती है ना तो प्रोफेज के 5 स्टेप्स होते हैं टोटल, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E। टोटल 5 स्टेप्स में प्रोफेज खत्म होती है। ध्यान रखना, टोटल 5 स्टेप्स में प्रोफेज 1 खत्म होती है। और जब प्रोफेज 1 खत्म होती है तब जाके शुरू होती है, बोलो कौन? मेटाफेज 1। अच्छा, अभी किसी को डाउट आ रहा होगा मैडम मेटाफेज 1 के और कितने पार्ट्स हैं? नहीं, खैर मत सुनो, वो एक ही है मान के चलो। फिर उसके बाद मेटाफेज 1 के खत्म होने के बाद फिर शुरू होती है एनाफेज 1। फिर एनाफेज 1 के खत्म होने के बाद क्या शुरू होती है? टेलोफेज 1। फिर जब टेलोफेज हो गया मैडम मतलब मियोसिस खत्म हो गई? नहीं भैया, अभी तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। अब उसके बाद 8वीं स्टेप में क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड। और तुम तो जानते हो कि जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है नए सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है नए सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि मैं क्या ये कह सकती हूँ, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी, है ना, जब मैंने शुरुआत की थी, जब मेरे पास मान लेते हैं एक प्राइमरी ओसाइट्स था, जब मेरे पास मान के चलते हैं कोई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था,
क्योंकि वहीं पे तो मियोसिस होती है। तो मान लेते हैं अगर मेरे पास कोई एक सेल था, इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे, इसके अंदर 2n क्रोमोसोम्स थे, तो 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम्स थे। तो मियोसिस 1 खत्म हो गई, ठीक है, मियोसिस 1 खत्म हो गई। मियोसिस 1 के खत्म हो जाने के बाद, मियोसिस 1 क्या हो गई, मेरी खत्म हो गई। मियोसिस 1 के खत्म होने के बाद मेरे पास क्या हुए, 2 नए सेल्स बने। मियोसिस 1 खत्म होने तक बताओ कितनी स्टेप्स कंप्लीट हो गई। मियोसिस 1 खत्म होने तक हम लोगों के पास टोटल 8 स्टेप्स हो गई। टोटल कितनी स्टेप्स हो गई, 8 स्टेप्स हो गई। 8 स्टेप के बाद क्या बने, आप लोगों के 2 सेल्स बने। अब यहां पे जो ये 2 सेल्स बनते हैं ना, बस यही होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके पास होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, इसके पास होता है 23 क्रोमोसोम्स। अगर फीमेल में ये चीज हो रही है तो इसको कहेंगे ओवा, अगर जो बन रहा है उसको कहेंगे ओवा, और अगर मेल में ये चीज हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे स्पर्म्स। तो मैडम अब 23 तो बन गए ना, खत्म करो ना बात, मियोसिस 2 करने की क्या जरूरत है। तो भैया मेरे हाथ में नहीं है मियोसिस 2 करना, वो हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, बस मेरे हाथ में थोड़ी ना है। तो अब जब 23 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है, तो अब इसके बाद ये वाला जो पर्टिकुलर सेल है, ये पर्टिकुलर सेल करता है मियोसिस 2। ये बोलता है कि अब मैं करूंगा मियोसिस 2। ये वाला जो पर्टिकुलर सेल है ये क्या बोलता है कि मैं क्या करूंगा, मैं भी करूंगा मियोसिस 2। दोनों बोलते हैं कि मैं भी मियोसिस 2 करूंगा, मैं भी मियोसिस 2 करूंगा। अब मियोसिस 2 जो होता है वो बेसिकली माइटोसिस के जैसा होता है। आपने कल की क्लास में जो माइटोसिस पढ़ा था ना, ये उसी के जैसा होता है। जैसे उसमें क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, कोई भी एक चीज टूट कर क्या हो जाती है, 2 टुकड़ों में 2 नए सेल्स बनाती है। तो जब वो आपका 23 क्रोमोसोम्स वाला सेल मियोसिस 2 करेगा तो वहां पे टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे, वहां 2 टुकड़े हो जाएंगे। जब 23 क्रोमोसोम्स वाला अगेन क्या करेगा, मियोसिस 2 करेगा, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, बोलो 23 टुकड़े हो जाएंगे। टोटल कितने, सॉरी टुकड़े नहीं बोलना चाहिए, टोटल कितने सेल्स क्रिएट होंगे, 2। क्या मैडम 23 का हाफ 12.5 नॉट 12.5, 11.5 क्या अभी भी दोनों में होगा, नहीं अभी दोनों में नहीं होगा। अब जब 23 वाला मैंने क्या बोला, लाइक माइटोसिस, वो माइटोसिस के जैसा है, और माइटोसिस में क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तो इसमें भी 23 होंगे, इसमें भी 23 होंगे, इसमें भी 23 होंगे, इसमें भी 23 होंगे। फिर यही 23 वाले और टूटेंगे, फिर और 23 वाले बनाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे स्पर्म्स बनते जाते हैं, बहुत सारी ओवा बनती जाती है। खैर, बट ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस कि आपने शुरुआत की 46 वाले से, स्टेप नंबर 8 तक आते आते मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। स्टेप नंबर 8 तक आते आते मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद 2 सेल्स बनते हैं। उन 2 सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर वही 23 क्रोमोसोम्स वाले सेल बोलो क्या करते हैं, फिर से मियोसिस 2 करते हैं। क्यों करते हैं, इसका जवाब मैं दूंगी, अभी आगे और पढ़ाऊंगी ना तब दूंगी। क्यों करते हैं, मतलब मियोसिस 2 करने की नीड क्या पड़ी, वाई क्वेश्चन मार्क, वो सिखा के दूंगी कि क्यों मियोसिस 2 किया। बन तो गए थे ना 23 क्रोमोसोम्स, क्या नीड थी मियोसिस 2 करने की, फालतू के प्रोसेस को लंबा करने की, वो समझा के दूंगी, बट पहले बातचीत तो खत्म कर लूँ। तो 23 क्रोमोसोम जो बने वो फिर से मियोसिस 2 करते हैं, और बोलो क्या बना लेते हैं, इस तरीके से यहाँ से 2, यहाँ से 2। यानी कि मियोसिस 1 बेसिकली एक वो प्रोसेस है जिसमें आप शुरू तो, यानी कि आप स्टार्टिंग तो किससे करते हो, जब आपको शुरू करना होता है तो उस वक्त आप शुरू 46 क्रोमोसोम्स के साथ करते हो, और जब एंड हो जाता है तो एंड होने के बाद वहाँ पे आप टोटल कितने क्रोमोसोम्स मिलते हैं आपको, 4, मतलब सॉरी कितने सेल्स मिलते हैं, टोटल 4 सेल्स मिलते हैं, और चारों सेल्स के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। यही होती है स्पेशलिटी किसकी, मियोसिस की, ठीक है। और जब आप माइटोसिस करते हो तो माइटोसिस करते वक्त आप शुरू कैसे करते हो, माइटोसिस करते वक्त आप शुरू किससे करते हो, 46 वाले से ही करते हो। बट जब वो प्रोसेस एंड होती है तब आपके पास कितने सेल्स होते हैं, तब आपके पास टोटल 2 सेल्स होते हैं, और दोनों सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। तो इसी तरीके से हर चीज शुरू 46 वाले से ही होती है, बट अगर एंड होकर 4 बन गए देन इट विल बी मियोसिस। और उसमें भी अगर सबके पास 23 क्रोमोसोम्स रहे तो मियोसिस, और अगर 2 बने और सबके पास 46 है देन इट वुड बी माइटोसिस, ठीक है। तो मियोसिस माइटोसिस के बीच का डिफरेंस आई थिंक क्लियर होगा। मियोसिस 2 के पास बढ़ते हैं।
देखो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद यहाँ पे आपके 2 सेल्स यहाँ पे बने और दोनों सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 क्रोमोसोम्स है। दोनों सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम्स है? 23 क्रोमोसोम्स है। अब वो दोनों सेल डिसीजन लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से एक और बार मियोसिस करेंगे जो कि माइटोसिस के जैसी ही है। नाम उसका भले ही रखा गया है मियोसिस 2, बट वो मियोसिस 2 किसके जैसी है? वो मियोसिस 2 किसके जैसी है? माइटोसिस के जैसी है। उन्होंने डिसीजन लिया कि हम फिर से माइटोसिस करेंगे, एंड एज यू नो, अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो फिर से माइटोसिस करेंगे, फिर से मियोसिस करेंगे, व्हाटएवर, तो अगेन यहाँ पे 2 पार्ट्स हो जाएंगे। जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट में बोलो क्या होगा? उस पहले पार्ट में न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जो दूसरा पार्ट होगा उसमें अगेन क्या होगा? उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब शुरू होती है स्टेप नंबर 9। फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, वो भी लाइक माइटोसिस, तो उसके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। उसके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। यानी कि प्रोसेस नंबर 10, प्रोसेस नंबर 11, प्रोसेस नंबर 12, प्रोसेस नंबर 13। फिर जब 13 प्रोसेस खत्म हो जाती है, तब शुरू होता है साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, और बस अब ये क्या है? एंडिंग है। तो टोटल 14 स्टेप्स में अकॉर्डिंग टू माई ट्री डायग्राम ये प्रोसेस खत्म हो जाती है। अच्छा, अब कई लोगों को डाउट होगा कि मैडम ये स्टेप नंबर 10 का क्या नाम है? स्टेप नंबर, मैंने क्या कहा, जो मियोसिस 2 है वो एक तरीके का माइटोसिस ही है ना। मियोसिस 2 जो है वो एक तरीके का मियोसिस ही है, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है उसमें। तो इसीलिए स्टेप नंबर 10 को नाम दिया गया है प्रोफेज 2। इसको नाम क्या दिया गया है? प्रोफेज 2। स्टेप नंबर 11 को क्या नाम दिया जाएगा? मेटाफेज 2। स्टेप नंबर 12 को क्या नाम दिया जाएगा? एनाफेज 2। स्टेप नंबर 13 को क्या नाम दिया जाएगा? टेलोफेज 2। ठीक है, एक बार आंख बंद कर ये पूरी चीज रिवाइज करो कि शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत हुई सेल साइकिल की। 95% टाइम लेकर उसने क्या किया? उसने इंटरफेस किया, यानी कि उसने प्रिपरेशन किया। बचे हुए 5% के टाइम में वो मियोसिस 1 भी कर रही है, वो मियोसिस 2 भी कर रही है। ठीक है, पहले क्या होता है? पहले मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 में भी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है? पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस की डिवीजन बोलो कौन से स्टेप से शुरू होती है? प्रोफेज से शुरू होती है। प्रोफेज के कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं। उनके नाम आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। फिर जब वो 5 प्रोफेज की स्टेप्स खत्म हो जाती है, तब क्या शुरू होता है? तब मेटाफेज शुरू होता है। मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, फिर इस तरीके से मियोसिस 1 में न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद क्या शुरू होता है? मियोसिस 1 में साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, 2 सेल्स बनते हैं, दोनों सेल्स के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन वो 23 क्रोमोसोम्स ये डिसीजन लेते हैं कि हम फिर से डिवाइड होंगे, हम और डिवाइड होंगे। उनको चैन नहीं मिल रही, वो बोलेंगे हमको और डिवाइड होना है, हमको और डिवाइड होना है, हमको और डिवाइड होना है। और जब वो और डिवाइड होते हैं तो डिवाइड होने के वापस से एक और प्रोसेस शुरू करते हैं, और उस सेकेंड टाइम की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मियोसिस 2। उसे भले ही मियोसिस 2 कहा जाता है, बट वो होती किसके जैसी है? वो माइटोसिस के जैसी होती है। मतलब फर्दर क्रोमोसोम्स की संख्या कम होने वाली नहीं है। फर्दर और 11.5 जैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 23 क्रोमोसोम्स हैं तो 23 के 23 ही रहेंगे। ठीक है, डन, ओके। और इस तरीके से फिर उनकी भी 4 स्टेप्स होती हैं। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और मियोसिस की एंडिंग होते होते टोटल हमें कितने सेल्स मिलते हैं? 4 सेल्स मिलते हैं, जिनमें हर एक का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 23। ठीक है, तो ये मैंने मियोसिस के बारे में तुम्हें सारी वार्तालाप बता दी कि मियोसिस कौन से स्टेप्स में कितना कितना कैसे कैसे होता है, और किस स्टेप का नाम क्या है और क्यों है। डन, ठीक है। एक बार मैं इसी चीज को जस्टिफाई भी कर देती हूँ तुम्हारी किताब के अकॉर्डिंग कि जो पढ़ाया गया है वो टेक्स्ट बुक के लिमिट्स के विद इन पढ़ाया गया है, कुछ भी बाहर नहीं पढ़ाया गया। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो मियोसिस यहां से शुरू हो रही है। मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रही हूँ,
आपकी बुक वाला इंटरफेज वाली प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बताता है। यानी कि जो 95% टाइमिंग होता है ना, जब वो अपने प्रिपरेशन करने के लिए लेती है, उसके बारे में आपका बुक वाला कुछ नहीं बोलता है। वो बचा हुआ जो 5% होता है, जहां से एम फेज शुरू होती है, डायरेक्टली उसकी भी गाड़ी वहीं से शुरू होती है। तो देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले होता है न्यूक्लियस डिवाइड, और उस न्यूक्लियस के डिवीजन माइटोसिस 1 में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। प्रोफेज नाम रखते हैं हम लोग उसका, प्रोफेज 1। और मैंने क्या कहा था कि प्रोफेज के भी कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स। ये देखो बुक में लिखा है, ये प्रोफेज मैंने नाम दिया था ना, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, ये पांचों के पांचों प्रोफेज हैं। तभी समझा कि मैं ऐसा क्यों कह रही थी कि प्रोफेज के 5 पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट्स क्योंकि सही में होते हैं। फिर जैसे ही ये पांचों स्टेप्स प्रोफेज 1 की खत्म होती है, फिर शुरू होती है मेटाफेज 1। फिर जैसे ही मेटाफेज 1 खत्म होती है, फिर शुरू होती है एनाफेज 1। फिर जैसे ही एनाफेज 1 खत्म होती है, फिर शुरू होती है टेलोफेज 1। और यहां पर आप लोगों को जो मिलता है, ये क्या मिलते हैं आपको, 2 सेल्स मिलते हैं। और इस सेल के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इस सेल के पास भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों 23 क्रोमोसोम्स को अच्छा नहीं लगता, अरे यार मजा नहीं आया, चलो एक बार और डिवीजन करते हैं। तो अब एक और बार जब डिवीजन शुरू होता है तो उसको कहा जाता है मियोसिस 2। और ये मियोसिस 2 किसके जैसा होता है, ये माइटोसिस के जैसा होता है। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा कि पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो एज यूजुअल पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रोफेज 2। अच्छा, इसके और 5 पार्ट्स नहीं होते, ठीक है, इसके एक ही पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोफेज 2, क्योंकि ये माइटोसिस के जैसा है। और माइटोसिस में प्रोफेज फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं हम लोग। फिर मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, और आखिरी में देखो हमें टोटल कितने सेल्स मिल गए, हमें टोटल 4 सेल्स मिल गए। क्या ये बात समझ में आ रही है, हमें आखिरी में कितने सेल्स मिल गए, टोटल 4। तो एक एक वर्ड जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया वो पूरा आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम में बताया गया है। हाँ, इस बुक में उस तरीके से ट्री डायग्राम के थ्रू सिंप्लीफाइड करके नहीं बताया है, डायरेक्ट डायग्राम है और डायग्राम के वाया आपको समझना है। बट उसमें अभी हम लोगों को ये तो पता चल गया कि माइटोसिस और मेयोसिस में कौन कौन सी स्टेप्स है और क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब इस प्रोसेस को समझना है, ठीक है, अब इस प्रोसेस को समझना है। लेकिन प्रोसेस को समझने से पहले एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि जब मियोसिस 1 हो चुका था, जब 23 सेल्स बन चुके थे, तो वापस से मियोसिस 2 काहे हुआ, है ना। उसने तो उतने में ही रुक जाना चाहिए था। देखो, क्योंकि हमारा एम क्या है कि स्पर्म्स के पास 23 होने चाहिए, ओवा के पास 23 होने चाहिए। तो जब हमारा एम कंप्लीट हो गया था, तो मैडम जबरदस्ती आपने फिर से मियोसिस 2 क्यों करवाई। देखो, मैंने नहीं करवाई, वो बुक में लिखा है, मैंने बस पढ़ाया। तो बट क्यों करवाया बुक वाले ने, तो आप डायग्राम को देखिए, डायग्राम के वाया ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जब आपने मियोसिस 1 खत्म की, तो मियोसिस 1 की जो आखिरी स्टेप थी टेलोफेज, आप उसको ध्यान से देखो। टेलोफेज का ये डायग्राम देखो, इसमें आपको कुछ ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं, वैसे वो कौन है, वो क्रोमोजोम है ना, वो क्रोमोजोम्स है। और वो जो एरो दिख रहे हैं, लाइनिंग दिख रही हैं, वो उनके आर्म्स हैं, जिनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। उस पूरे को क्रोमोजोम कहते हैं, उस क्रोमोजोम के एक एक आर्म को क्रोमैटिड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये फिलहाल आप लोगों का क्रोमोजोम है। इसको देखो कितने दिख रहे हैं टोटल, यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं। ये टोटल कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, है ना। टोटल कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 4। अब आप एंडिंग देखो, मियोसिस 2 की एंडिंग देखो, यहाँ पे आपको इस एक क्रोमोजोम में टोटल कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। यहाँ पे जो दूसरा क्रोमोजोम था, इसमें भी टोटल कितने दिख रहे थे, 4 दिख रहे थे। यहाँ पे जो दूसरा क्रोमोजोम है, इसमें टोटल कितने आर्म्स दिख रहे हैं, 2 आर्म्स दिख रहे हैं। यानी कि हमने क्रोमोजोम का नंबर 46 से 23 कर दिया था, बट उस क्रोमोजोम के अंदर में जो डीएनए था, वो डीएनए ज्यादा था, डीएनए की क्वांटिटी ज्यादा थी। आइडियली डीएनए कितना होना चाहिए, इस तरीके से 2-2 वाले होने चाहिए, 2-2 ऐसा होना चाहिए, बट वहां पे कितना था, 4-4 था। तो हमें डीएनए की क्वांटिटी कम करनी थी, इसीलिए हमने मियोसिस 2 किया। तो जो पहली वाली प्रोसेस होती है, उस पहली वाली प्रोसेस में सिर्फ क्रोमोजोम आधे हो पाए थे,
बट क्रोमोसोम को आधे करने के चक्कर में डीएनए डबल हो गए थे। तो ऐसे में हमें क्या करना था, अभी क्रोमोसोम को उतना ही रखना था लेकिन डीएनए को आधा करना था। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, क्रोमोसोम्स उतने ही रखे बट डीएनए क्या कर दिया, हम लोगों ने आधा कर दिया। तो यानी कि जब हम लोगों की ये वाली स्टेज होती है, ये वाली प्रोसेस जब हमारी हो रही होती है, इस वाली स्टेज में दो काम होते हैं। पहला, डीएनए कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, क्रोमोसोम्स यहाँ पे कितने हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। क्या हमें आधे क्रोमोसोम चाहिए? चाहिए। लेकिन क्या हमको डबल डीएनए चाहिए? नहीं चाहिए। इसीलिए हम मेयोसिस 2 वापस से करते हैं ताकि क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो क्रोमोसोम की संख्या वैसी की वैसी रहे। मतलब 23 है तो 23 की 23 ही रहे, लेकिन वहां पर जो डीएनए है जो पहले डबल हो गया था वो डीएनए अभी वापस से क्या हो जाए, डबल मतलब 2 का 4 हो गया था ना, डबल मतलब 2 का 4 हो गया था, तो अभी वापस से क्या हो जाए, वापस से 4 से कितना हो जाए, वापस से 2 हो जाए। इसीलिए मियोसिस 2 की जाती है, डीएनए की क्वांटिटी कम हो जाए ताकि, है ना, डीएनए जो डबल हो गया है उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम प्रोसेस को समझते हैं। अब हमें कम से कम इतना पता चल गया है कि कोई भी चीज़ क्यों होती है, किस वजह से होती है। अब हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझते हैं। मैं बुक के डायग्राम के वाया ही इस चीज़ को समझाने की कोशिश करती हूँ। जहाँ मुझको ड्राइंग की नीड पड़ेगी वहाँ पे मैं ड्राइंग कर लूँगी। अच्छा खैर मैं ही ड्राइंग कर लेती हूँ, बुक में बहुत फीका फीका है, मरा मरा सा कलर है, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। मियोसिस 1 शुरू हुई, ठीक है, मियोसिस 1 शुरू हुई। मियोसिस 1 में सबसे पहले जो चीज़ शुरू की जाएगी वो चीज़ क्या शुरू की जाएगी, प्रोफेज। वो क्या शुरू किया जाएगा, प्रोफेज 1। मैंने पहले ही बता दिया है प्रोफेज 1 के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स। आपको उन 5 पार्ट्स के नाम याद नहीं रखने, बट मैं बता रही हूँ सुनने के लिए, ठीक है, मैं बता रही हूँ जो सुनने के लिए। तो जो पहला नाम होता है उस पहले नाम को कहा जाता है लेपोटीन, ठीक है, उस पहले स्टेप को क्या कहा जाता है, लेपोटीन। जो दूसरा स्टेप होता है उसे कहा जाता है जाइगोटीन, ठीक है, वो दूसरा स्टेप जो होता है उसे कहा जाता है जाइगोटीन। जो तीसरा स्टेप होता है उसे कहा जाता है पैचेटीन, ठीक है, और जो चौथा स्टेप होता है उस चौथे स्टेप को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज डिप्लोटीन, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, डिप्लोटीन। और एक और होता है आप लोगों का 5वां स्टेप, उस 5वें स्टेप को हम लोग कहते हैं क्या, डिकिनेसिस, डेकिनेसिस। बस इतना याद रखो, खत्म। अब ये याद नहीं रखते हैं 5 नाम, ये जस्ट मैंने बताए हैं। अब हमको एक एक करके समझना है कि इन 5 स्टेप्स में क्या क्या हो रहा है। आपकी बुक में इनके डायग्राम दिए हैं कि 5 स्टेप में क्या क्या हो रहा है, नाम नहीं दिए बट डायग्राम दिए हैं। तो मैं अभी बताती हूँ कि एक एक स्टेप में क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी पहली स्टेप के साथ। दैट पहली स्टेप इज बेसिकली नोन एज व्हाट, लेपोटीन। अब ये लेपोटीन नामक स्टेप क्या है, तो देखो हमेशा जब भी प्रोफेज होता है, चाहे वो माइटोसिस का प्रोफेज हो या चाहे वो मियोसिस का प्रोफेज हो, लेपोटीन में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो सबसे पहली चीज़ होती है डीएनए कंडेंस्ड हो जाता है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि डीएनए के कंडेंस्ड होने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए कंडेंस्ड हो जाता है, ठीक है, डीएनए क्या हो जाता है, कंडेंस्ड, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आती है सेकेंड स्टेप, दैट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन के अंदर ये होता है कि उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो अभी देखो मैं वापस से यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकती ना, हम लोग अभी कुछ और पढ़ रहे हैं फिर कुछ और पढ़ने लग जाएंगे तो काफ़ी खिचड़ी मच जाएगी। तो अभी अगर आपको नहीं पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं तो थोड़ा सा 9th क्लास की किताब पढ़ लेना, वहाँ पता चल जाएगा। बट राइट नाउ अभी मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि जो सेकेंड स्टेप होती है उस सेकेंड स्टेप में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं। पेयर अप होने का मतलब कि पहले वाली स्टेप्स में डीएनए कंडेंस्ड हो गया है ना, अब सेकेंड में मतलब मोटू मोटू डीएनए कैसा होता है कि जब डीएनए अनकंडेंस्ड होता है तो वो पतले पतले धागों के जैसा होता है। मैंने कल ही बताया था जिसको हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। ये बेसिकली अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको ये क्रोमैटिन थ्रेड्स नहीं दिखेंगे। फिर बाद में इनका कंडेंसेशन हो जाता है,
तो ये मोटू मोटू से हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मोटू मोटू से। लेट से ये हो गया कुछ इस तरीके का, फिर उसके बाद ये बाजू में ये ऐसा, ये ऐसे हो गए। कैसे हुए वो आपके सिलेबस में नहीं है, बल्कि जितना मैंने बताया वो भी बहुत कुछ सिलेबस के बाहर का बता रही हूँ, ठीक है। बुक में तो डायरेक्ट डायग्राम्स है, ठीक है। तो अभी खैर इसीलिए ताकि तुमको वो डायग्राम्स की चीज़ें समझ में आए, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में बताया जा रहा है। ये इस तरीके से कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद हमको ऐसे मोटू मोटू दिखने लगते हैं। तो अब आप इनको अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको दिखेंगे। जो सेकेंड स्टेप होती है यानी कि जाइगोटीन, इस जाइगोटीन में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में क्या करने लगते हैं? पेयर अप होने लगते हैं, ठीक है। आपस में पेयर अप होने लगते हैं। जैसे इस येलो कलर के क्रोमोसोम को मैं नंबर दे दूँ 1, वाइट वाले क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स को मैं नंबर दे दूँ 2, रेड वालों को नंबर दे दूँ 3, फोर्थ ब्लू वालों को नंबर दे दूँ 4। अब ये पेयर अप होने लगते हैं। इनकी पेयरिंग अपने आप नहीं होती। जब आप 12th क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि इनके बीच में एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम इनकी पेयरिंग करवाता है। राइट नाउ आपको उस एंजाइम के, उस केमिकल के नाम से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं नहीं बता रही हूँ। फिर अब आती है आपकी तीसरी स्टेप। इस पर्टिकुलर तीसरी स्टेप को हम लोग कहते हैं पैचिटीन। पैचिटीन मतलब मान लो दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो गया, तब हम बोलते हैं पैचअप कर लो, वापस से चलो दोस्ती कर लो। तो पैचिटीन में ये आजू बाजू के जो आपके क्रोमोसोम है, इसको मैं कहूँगी क्रोमोसोम नंबर 1, ये है मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 और ये क्रोमोसोम नंबर 2, ये दोनों आपस में पैचअप करते हैं। कैसे करते हैं पैचअप? ध्यान से देखना। येलो वाला जो है आपका वैसे का वैसी, ठीक है, ये येलो वाला का जो है ये वैसे का वैसी, और उसके बाजू में जो वाइट वाला है, ये जो वाइट वाला था, ये वाइट वाला थोड़ा सा रेड वाले के एरिया में चला जाता है, और जो रेड वाला है वो थोड़ा सा किसके? वाइट वाले के एरिया में आ जाता है। ये इसको कहते हैं, ये देखो पैचअप हो गया उनके बीच में। समझ लो, ये इस तरीके की कहानी होता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पैचेटीन, ठीक है। इसीलिए पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पैचेटीन। अच्छा, पैचेटीन हो गया, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर मैं एक अच्छा सा नाम दूं तो इस पर्टिकुलर स्टेज को कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या फिर इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि देखो, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से मिक्स हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है किस चीज का? एक क्रोमोसोम अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे क्रोमोसोम को दे रहा है, ठीक है। ये अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे क्रोमोसोम को दे रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है? जो आपका रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये येलो और वाइट वाले आपस में क्या थे? इन्हें हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। मैंने कल भी बताया था और 9th में भी आपने पढ़ा होगा। इसे कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम के आर्म्स है ना। 3 और 4 को भी क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम के आर्म है। बट अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी क्या 2 वाले और क्या 3 वाले ये दोनों भी आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं? तो नहीं, 2 और 3 को बेसिकली हम लोग कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन्हें क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो आप लोगों की जो तीसरी स्टेप होती है, उस तीसरी स्टेप में क्या होता है? जो रिकॉम्बिनेशन होता है, वो रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है? वो रिकॉम्बिनेशन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। यानी कि सिस्टर सिस्टर के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नॉन सिस्टर्स वालों के बीच में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो ये हो गई आपकी तीसरी स्टेप खत्म। अब आती है आप लोगों की चौथी स्टेप, इसको हम लोग कहते हैं डिप्लोटीन, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लोटीन। इस पर्टिकुलर स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लोटीन। अब ये जो चौथी स्टेप है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर चौथी स्टेप के अंदर आपका जो ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, ये रिकॉम्बिनेशन और अच्छे से हो जाता है, मतलब ज़्यादा बेटर। उस वाली स्टेप में तो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाता है, अच्छे से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन परफेक्टली हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन परफेक्ट हो जाता है। पांचवी स्टेप वही हमारी कल की, कि उस पांचवी स्टेप में धीरे धीरे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट गई होगी, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई होगी, ब्रेक हो गई होगी, ताकि मेरे अंदर जो डीएनए कैद है वो बाहर आ जाए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने के अलावा जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, वो सेंट्रोसोम्स मूव करना शुरू करते हैं
एक नॉर्थ पोल में चला जाता है, एक साउथ पोल में चला जाता है। इस तरीके की हरकत होती है। आप अपनी बुक में भी चेक कर लीजिए। अरे एक मिनट, आप अपनी बुक में भी चेक कर लीजिए, आपको ये चीज़ मिलेगी। देखो पहली स्टेप को ध्यान से देखना। आपको आपका ये दिख रहा है थोड़ा सा चेन टाइप स्ट्रक्चर, ये चेन टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। इसका मतलब डीएनए कंडेंस हो रहा है। यहाँ पर देखो ये एक सेंट्रियोजोल है, यहाँ पे देखो ये दूसरा सेंट्रोजोम है। फिर देखो ये दोनों सेंट्रोजोम अलग अलग होना, बल्कि 4 हो गए। देखो 1 2 3 4 और अलग अलग होना शुरू हो गए, है ना, अलग अलग होना शुरू हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये कैसे थे, ये देखो। फिर देखो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये दिख रहा है रिकॉम्बिनेशन, ये ब्लू वाला रेड वाले के साथ, ब्लू वाला रेड वाले के साथ। अच्छा, फिर चौथी स्टेप में क्या है, मैंने क्या कहा था, रिकॉम्बिनेशन और अच्छे से हो जाएगा। और ये लोग देखो एक दूसरे, ये नॉर्थ पोल पे चला गया, ये साउथ पोल पे चला गया। अब जो 5वीं स्टेप होती है जिसको हम डाइकिनेसिस कहते हैं, जैसा कि कल आपको बताया था कि इस दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से टूट जाएगी। देखो पहले आपको ये लेयर दिख रही थी, व्हाइट के आजू बाजू लेयर दिख रही थी, पहले आपको ये व्हाइट के आजू बाजू लेयर दिख रही थी, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट 5वीं स्टेप तक आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से टूट गई। और जो आपके सेंट्रियोल्स हैं वो एकदम नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पहुंच गए। अब जैसा कि कल मैंने बताया था कि ये जो पर्टिकुलर सेंट्रोजोम्स होते हैं, इनके अंदर से एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। और देखो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, ये पर्टिकुलर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपके वो जो क्रोमोजोम्स हैं उनको ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे उनके ऊपर जाल बिछा देता है, उनको अपनी मछली के जाल में ऐसे फंसा लेता है, ये इस तरीके से। तो जो स्टेप नंबर 2 है, प्रोफेज 1 तो खत्म हो गया। प्रोफेज 1 के खत्म होने के बाद शुरू होता है मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, एकदम अच्छे से जकड़ लेते हैं, बड़े मजे से जकड़ लेते हैं, ये होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाफेज। एनाफेज में देखो, एनाफेज में वो क्या करने लगता है, एनाफेज के दौरान वो स्पिंडल फाइबर ऐसे दूर दूर खींचने लगता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है क्रोमोसोम्स के। देखो क्रोमोसोम्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है, आधे नीचे आधे ऊपर। इसको हम लोग कहते हैं प्लेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल प्लेट, कि यहीं से आगे जाके टुकड़े होने वाले इसी पर्टिकुलर जगह से। फिर टेलोफेज आते आते पूरी तरीके से पार्टीशन हो जाता है और 2 नए सेल्स बन जाते हैं। ये होती है कहानी। लेकिन मैंने क्या बताया कि अभी 23 तो हो गए क्रोमोसोम्स, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी डीएनए अभी भी डबल का डबल ही है, हमें डीएनए आधा करना है। तो डीएनए को आधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके बाद वापस से मियोसिस 2 शुरू करते हैं। और मियोसिस 2 माइटोसिस की जैसी है कि अगेन वहाँ पे प्रोफेज के दौरान जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटना शुरू होगी, डीएनए कंडेंस होना शुरू होगा, जो सेंट्रोजोम्स है वो अपोजिट पोल्स में जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स डेवलप होंगे। फिर प्रोफेज खत्म होते 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 पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। उसके बाद फिर मेटाफेज आएगा। मेटाफेज में जो आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स निकल निकल के एक एक क्रोमोसोम को पकड़ रहे होंगे। फिर उसके बाद एनाफेज आएगी। एनाफेज में एक सेल प्लेट डेवलप हो जाएगा, मतलब जो पहला वाला सेल नंबर 1 है वो भी टूटेगा और जो सेल नंबर 2 है वो भी टूटेगा। तो बेसिकली टोटल आगे जाके 4 सेल्स बनेंगे। इसी को हम लोग मियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया और मैंने लिखवाया भी था कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। बुक में लिखा हुआ एक एक अक्षर, ठीक है, तुम लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड छोड़ दिया गया। अगर तुम बुक रीड करोगे ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलेगा जो तुम्हें छूटा हुआ मिले। ठीक है, अच्छा, इसमें बस एक बात अपनी छोटी सी दिमाग में रखनी है और उसके बाद हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म करते हैं। वो ये कि जब हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड सेल्स। और जब हमारी बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर, मतलब वो स्पेशल जगहों पर, तो उसे कहते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, अच्छा, यानी कि अगर मेरे पास 2n है, 2n का मतलब 46 ही होता है, तो इसको कहेंगे डिप्लॉइड। और जब वो 23 में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लॉइड, यानी कि n को कहा जाता है हैप्लॉइड। तो जब माइटोसिस होती है, याद रखना मैं वर्ड क्या बोल रही हूँ, माइटोसिस,
जब माइटोसिस होती है तो माइटोसिस में शुरुआत किससे होती है? डिप्लॉइड से, डिप्लॉइड वालों से, ऐसे सेल से जो डिप्लॉइड होते हैं, जिनके पास 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्हीं से शुरुआत होती है हम लोगों की, है ना, उन्हीं से हम लोगों की। एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट, ठीक है। जब हम लोगों की शुरुआत होती है माइटोसिस में तो किससे होती है? एक डिप्लॉइड से होती है। और जब हमारा माइटोसिस खत्म हो जाता है तो भी जो नया सेल बनता है वो भी डिप्लॉइड ही होता है। मतलब माइटोसिस में एक डिप्लॉइड सेल 2 नए डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करता है, और मियोसिस में शुरुआत एक डिप्लॉइड सेल से होती है, बट बदले में हमको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो हैप्लॉइड का मतलब क्या है? और जब मियोसिस 1 खत्म होती है तो हमने शुरुआत किससे की थी? एक डिप्लॉइड सेल से, और मियोसिस 1 के खत्म होते होते हमको 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। तो कई बार बुक में 46 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स ऐसे वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे कैसे वर्ड्स का प्रयोग हो जाता है? डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। सो दीज आर बेसिकली लैंग्वेज। लैंग्वेज में मत जाना, फीलिंग को समझो कि फीलिंग क्या बोल रही है। ठीक है, बाकी ये एक और डायग्राम है कि आपकी बुक से बेटर और क्लियर डायग्राम, बट आई डू सजेस्ट कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का डायग्राम पेपर में आता है बनाने के लिए। कई बार पेपर में डायग्राम बनाया आता है और आपको लेबलिंग करनी होती है कि बताइए ये कौन सी स्टेज है, बताइए वो कौन सी स्टेज है। तो आपको डायग्राम देख के याद रखना पड़ता है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। रट्टा मारने की नीड नहीं है अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ गया है तो। उसके अलावा एक चीज़ और आती है कि शॉर्ट नोट लिखो, तो शॉर्ट नोट में थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, डायग्राम भी बनाना पड़ता है। तो डायग्राम अगर तुम बुक का देखकर बना पा रहे हो कि वहाँ वो क्लियरली विजिबल है तो ठीक, अदरवाइज टारगेट में या किसी भी अदर डाइजेस्ट में जो डायग्राम्स है आप उनको भी अपने पेपर में बना सकते हो, क्योंकि उनमें ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, फिलहाल अभी ये क्लास यहाँ रोकते हैं, और इस क्लास के रोकने से हमारा आज का ये चैप्टर भी खत्म हो गया। सो अवर चैप्टर 2 इज फिनिश्ड। कल इसकी एक मार्किंग कर लेंगे, फिर हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर 2 हमारा संपूर्णतः समाप्त हो चुका